नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एनिमे सेनपाई में। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, क्योंकि 90% लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। उस रात आखिरकार ये तय करने के लिए वोट शुरू हुआ कि आगे उन्हें कहाँ जाना चाहिए। टाइगर आगे बढ़ा। उसकी नज़र कमरे में मौजूद तीनों लोगों पर गई। वह बोला, चलो अब वोट करते हैं। जो लोग चाहते हैं कि लियोन सिल्वर ड्रैगन टेरिटरी वापस जाएं, वो एक गहरी सांस लें। टाइगर की बात खत्म होते ही रेबेका ने तुरंत जोर जोर से सांस लेना शुरू कर दिया। वह जानबूझकर हफ हफ जैसी आवाजें भी निकालने लगीं। मार्टिन ने भी रेबेका की नकल करने लगा। उसने लियोन की तरफ देखा और एक लंबी सांस छोड़ दी। हुफ! टाइगर ने तुरंत रिजल्ट सुना दिया। उसे गिनती करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, 4 के मुकाबले 1। उनैनिमस अप्रूवल। लियोन की आंखें तुरंत बड़ी हो गईं। वो उन तीनों की तरफ उछल पड़ा और बोला, तुम सब मास्टर की साइड क्यों ले रहे हो? और ये 4 के मुकाबले 1 कहाँ से आ गया? क्या तुमने सिंकिंग कॉर्प्स स्वैम्प में पड़े विक्टर को भी काउंट कर लिया? तभी टाइगर मुस्कुराया और लियोन के कंधे पर थपकी दी। फिर उसने पूरे भरोसे के साथ एक लियोन से बोला, सबको ड्रैगन्स के बीच तुम्हारी पॉपुलैरिटी पर पूरा भरोसा है, इसलिए दुश्मन के इलाके में जाकर इंटेलिजेंस गैदर करने जैसा महत्वपूर्ण मिशन तुम्हें सौंपा जाता है, मेरे प्यारे डिसाइपल। सच कहें तो उसके मन में काफ़ी समय से अपनी वाइफ और डॉटर का ख्याल चल रहा था, जो सिल्वर ड्रैगन क्लैन में थीं, लेकिन वो अपने टीममेट्स को इस हालत में छोड़कर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। लियोन बोला, जब आप ऐसा कह रहे हैं मास्टर। फिर कुछ देर रुककर उसने पूछा, लेकिन अगर मैं यहाँ से चला गया तो क्या आप सच में एम्पायर को संभाल पाएंगे? ये कहते समय उसकी भौहें हल्की सिकुड़ गईं। उसकी आंखों में छिपी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। टाइगर बिना किसी जल्दबाजी के लियोन की तरफ देखा और धीरे धीरे पूरे मामले के फायदे और नुकसान समझाने लगा। वो बोला, एम्पायर का सबसे बड़ा टारगेट तुम हो। अगर एम्पायर को पता चल गया कि तुम पहले ही उसके टेरिटरी से बाहर निकल चुके हो, तो जाहिर है कि वो हमसे निपटने के लिए बहुत ज़्यादा मैन पावर या रिसोर्सेज खर्च नहीं करेगा। और अगर तुम ड्रैगन टेरिटरी में रहोगे तो एम्पायर के हाथ तुम तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्स्टेंटीन जैसे किसी ड्रैगन किंग को तुम्हारे पीछे भेज सकते हैं, लेकिन तुमने उसे भी आसानी से संभाल लिया था, है ना? लियोन ने कॉन्स्टेंटीन के साथ हुई अपनी लड़ाई को याद करते हुए उसे मानना पड़ा कि मास्टर की बात सही थी। उसने अपने आप सिर हिलाया। ये बात तो सही है। टाइगर थोड़ा रुका। उसने लियोन के लिए हर पॉसिबल सिचुएशन और बैकअप प्लान के बारे में पहले ही सोच रखा था। वो आगे समझाने लगा, सीधी बात यह है कि अगर तुम सिल्वर ड्रैगन्स के पास वापस जाते हो, तो चाहे अपनी सेफ्टी सुनिश्चित करने की बात हो या इंटेलिजेंस गैदर करने की, वहां तुम हमारे साथ एम्पायर में रहकर काम करने के मुकाबले कहीं ज्यादा इफेक्टिव रहोगे। रेबेका ने तुरंत अपना हाथ उठाकर अपनी सहमति जता दी। मैं डैड की बात से अग्री करती हूँ। मार्टिन ने भी जल्दी से सिर हिला दिया। उसकी आवाज़ थोड़ी धीमी और झिझक भरी थी। मैं मैं भी मिस्टर टाइगर की बात से अग्री करता हूँ। रेबेका की नज़र अचानक लियोन पर गई। उसने देखा कि लियोन के कानों के सिरे लाल होने लगे थे। ये देखते ही उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। वो मजाकिया अंदाज में बोली, और वैसे भी तुम अपनी वाइफ से फिर मिल पाओगे? लियोन का चेहरा तुरंत पूरा लाल हो गया। उसने घबराकर दोनों हाथ हिलाए और अपनी सफाई देने की कोशिश की। ये पॉइंट है? क्या मैं तुम्हें ऐसा आदमी दिखता हूं जो अपने दोस्तों से पहले अपनी वाइफ को रखे? फिर उसने रेबेका और मार्टिन की तरफ देखा। रेबेका, मार्टिन, तुम दोनों ही बताओ। रेबेका आंख मूंदकर खुशी से उसे छेड़ते हुए बोली, अगर मेरी वाइफ इतनी ब्यूटीफुल होती तो मैं भी घर वापस जाने के बारे में सोचती। कैप्टन, अब ये छुपाना बंद कर दीजिए। मार्टिन ने मासूमियत से अपने बालों में हाथ फेरा और सिर हिला दिया, और वो बोला, कैप्टन, सच में अब आपकी उम्र ऐसी है कि अपनी वाइफ को मिस करना बिल्कुल नॉर्मल है। इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। लियोन ने अपनी गर्दन उठाकर पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ कहा, बकवास। मैं, लियोन कोसमोड, ऐसा इंसान नहीं हूं जो सिर्फ अपनी वाइफ से मिलने के लिए अपने टीममेट्स को छोड़ दे। चाहे एम्पायर मेरा पीछा करे, चाहे मैं किसी अनजान जगह पर फंस जाऊं जहां मेरी मदद करने वाला कोई भी न हो, मैं तुम लोगों को कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। लेकिन जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, टाइगर ने सिर्फ एक लाइन बोलकर उसकी पूरी एक्टिंग की पोल खोल दी, मैं तुम्हें आज रात ही शहर से बाहर भेज दूंगा। लियोन ने तुरंत अपने सारे जोशीले भाषण वापस ले लिए और बिना एक सेकंड गंवाए सबसे आसान रास्ता अपना लिया। ऑलराइटी, थैंक्स मास्टर। उसने जल्दी और पक्के तरीके से हामी भर दी। अभी कुछ देर पहले तक जो आदमी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, उसका फैसला इतनी जल्दी बदल गया कि उसके पास खड़े दोनों अपनी हंसी रोक नहीं पाए। वे एक दूसरे के करीब झुके और धीरे धीरे फुसफुसाते हुए लियोन के बारे में बोलने लगे। अपने कैप्टन भी कमाल हैं।
कहते हैं कि जाना नहीं चाहते, लेकिन असल में तो बस अपनी वाइफ के पास वापस जाना चाहते हैं। एग्जैक्टली। हमारे कैप्टन हमेशा से अपनी असली इच्छा मानने में बहुत खराब रहे हैं। लियोन ऑकवर्ड तरीके से उसकी आंखें इधर उधर घूमने लगीं। काफी देर तक उसे कोई जवाब ही नहीं सूझा। तभी टाइगर ने चिल्लाते हुए कहा, समय बहुत कम है, चलो अभी निकलते हैं। लियोन ने थोड़ी झिझक के साथ जवाब दिया, ओके। आधी रात के बीच अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें उनके चेहरों पर तेज पड़ रही थीं। बारिश की एक सफेद चादर ने चारों तरफ का नजारा धुंधला कर दिया था। जैसे ही वे शहर के गेट के पास पहुंचे, सब अलग अलग दिशाओं में बैठ गए। उनका प्लान काम कर गया। भारी हथियारों से लैस पेट्रोल गार्ड्स को टाइगर और रेबेका की तरफ भेज दिया गया। लियोन ने इसी मौके का फायदा उठाया और धीरे धीरे शहर के गेट की तरफ बढ़ा। वहां बचे हुए गार्ड्स को संभालने के बाद लियोन पूरी स्पीड से दौड़ा। जब लियोन काफी दूर जा चुका था, तब एक गार्ड चिल्लाया, वो कैस मोड है, लॉन्ग टेल डीमन एप्स को छोड़ दो, हमें उसे हर हाल में पकड़ना है। लियोन अपनी पूरी जान लगाकर दौड़ रहा था, लेकिन कीचड़ भरे दलदल के कारण उसकी स्पीड कम हो रही थी। धीरे धीरे लॉन्ग टेल डीमन एप्स और लियोन के बीच का फासला कम हो रहा था। दौड़ते हुए लियोन ने अपने दांत भींच लिए। उसकी भौहें गुस्से से सिकुड़ गईं। वो मन ही मन बड़बड़ाया, डैम इट! मास्टर और रेबेका ने गार्ड्स का ध्यान हटाने के लिए इतनी मेहनत की ताकि मैं शहर से बाहर निकल सकूं, और इन कमबख्त लोगों ने बिना सोचे समझे मेरे पीछे मॉन्स्टर्स तक छोड़ दिए। एम्पायर के लोग आखिर इतने क्रेजी कैसे हो सकते हैं? उसके पीछे दौड़ रहे लॉन्ग टेल डीमन एप्स पेड़ों की डालियों से झूलते हुए तेजी से आगे बढ़ रहे थे। वे लगातार लियोन के बिल्कुल पीछे बने हुए थे और रुकने का उनका कोई इरादा नहीं था। अंधेरे में उनकी लाल चमकती आंखें साफ दिखाई दे रही थीं। वो कमबख्त बंदरों का झुंड उसे इतनी आसानी से जाने देने वाला नहीं था। लियोन ने चिल्लाकर कहा, ऐसा है तो पहले तुम लोगों से ही निपटता हूं। तभी ऊपर से एक डीमन एप सीधे उसकी तरफ झपटा। लियोन ने तुरंत रिएक्शन दिया। उसने अपना दायां पैर उठाया और पूरी ताकत से उसे लात मारकर दूर फेंक दिया। एक झटके में डीमन एप दर्द से चीख उठा। उसी वक्त दूसरा एप सीधे लियोन की तरफ दौड़ा। लियोन की हथेली से बिजली की एक चमक निकली। कड़कड़ड़! बिजली की तेज आवाज, टूटती डालियों की चरमराहट और मूसलाधार बारिश की गड़गड़ाहट, इन सब के बीच लड़ाई लगातार जारी रही। लेकिन जैसे जैसे बैटल आगे बढ़ती गई, लियोन की भौहें गहराती चली गईं। उसकी ताकत धीरे धीरे कम होती जा रही थी। उसने मन ही मन झुंझलाकर कहा, ठीक, मेरी पावर बहुत स्लो है। बाकी खतरनाक क्रीचर्स के मुकाबले ये डीमन एप्स टीम वर्क और टैक्टिक्स में काफ़ी माहिर थे। एक एप सामने से हमला करके उसका ध्यान अपनी तरफ खींचता और बाकी उसके दोनों तरफ और पीछे से घेर लेते। उनके तेज पंजे हवा को चीरते हुए उसकी तरफ आते। उनके अटैक्स बेहद चालाक और अचानक होते थे। लियोन को ऐसे लड़ना पड़ रहा था जैसे उसके दोनों हाथ बैंधे हुए हों। काफी देर तक चली एक जबरदस्त लड़ाई के बाद जले हुए मांस की गंध खून की गंध के साथ मिलकर बारिश की हवा में फैल गई। उनकी लाल आंखें अब भी उस बरसाती रात में चमक रही थीं। लियोन की पीठ पर एक गहरा घाव पड़ चुका था। दर्द इतना ज्यादा था कि उसका शरीर बुरी तरह कराह रहा था। वो एक पेड़ के तने से टिक कर खड़ा हो गया। उसने दांत भींचते हुए कहा, डैम इट, अजीब मुसीबत है। उधर टाइगर और रेबेका धीरे धीरे उस जगह से दूर होते जा रहे थे। टाइगर की आवाज बिल्कुल शांत थी। वो बच्चा सफलतापूर्वक बाहर निकल गया है। रेबेका अभी भी रुकने के मूड में नहीं थी। वो बोली, हे, मैं अभी थोड़ी देर और लड़ना चाहती हूँ। मार्टिन ने बोला, इतने सारे एप्स थे, क्या कैप्टन निकल गए होंगे? टाइगर आगे चल रहा था और रेबेका उसके साथ थी, लेकिन उसे लियोन की चिंता बिल्कुल नहीं थी। वो बोला, डोंट वरी, वो बच्चा काफी शार्प है और कोई पहले ही उसे लेने के लिए जा चुका है। तभी हमें आकाश में एक गड़गड़ाहट के साथ नीली रोशनी दिखाई जाती है। उधर दूसरी तरफ कीचड़ से भरे रास्ते को पार करते हुए एक सेना का दल आखिरकार बैटलफील्ड तक पहुंच गया। उनका नेतृत्व कर रहा ऑफिसर सिर से पैर तक कीचड़ से सना हुआ था। वो नीचे झुका और जमीन पर पड़े खून के निशानों को ध्यान से देखने लगा। फिर उसने अपने सैनिकों की तरफ हाथ हिलाया। कोई फर्क नहीं पड़ता वो कितना बड़ा मॉन्स्टर है, पीछा जारी रखो। सैनिकों की एक स्क्वाड डीमन वुल्व्स को पकड़े हुए आगे बढ़ी। जमीन पर मौजूद ब्लड स्टेन्स को फॉलो करते हुए वे जंगल की गहराई में आगे बढ़ने लगे। जैसे जैसे उन्हें लियोन की गंध मिलती गई, उनकी स्पीड भी बढ़ती गई। उधर लियोन एक खुरदुरे पेड़ के तने से टिक कर खड़ा था। बारिश का पानी उसके बालों से बहता हुआ नीचे गिर रहा था और उसके पैरों के पास कीचड़ में मिल रहा था। लियोन ने धीरे से कदम बढ़ाया। वो भारी भारी सांस लेने लगा। फिर उसने खुद से कहा, उन एप्स के पूरे झुंड से लड़ने में मेरी बहुत ज्यादा ताकत खर्च हो गई। उनके यहाँ पहुंचने से पहले मुझे यहाँ से निकलना होगा। लेकिन वह सिर्फ 2 कदम ही आगे बढ़ पाया था।
कि अचानक उसके शरीर में तेज दर्द उठा। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके मांस के अंदर चाकू घोंप दिए हों। वह दर्द से लगभग वहीं गिर पड़ा। उसका घाव फिर से खुल गया था। वह एम्पायर के आउटर बॉर्डरलैंड्स में काफी दूर तक आ चुका था, लेकिन अब उसकी स्टैमिना तेजी से जवाब दे रही थी। वो चाहे तो 1 घंटे से भी कम समय में एम्पायर वापस पहुंच सकता था। वापस लौटना आसान था, लेकिन तब वो अपनी वाइफ और अपनी सबसे छोटी बेटी से मिलने का मौका खो देता। नहीं, मुझे वापस पहुंचना ही होगा। पेड़ के तने का सहारा लेते हुए उसने आगे बढ़ने की कोशिश की। कुछ ही देर में उसे दूर से आवाजें साफ सुनाई देने लगीं। लियोन ने दांत भींच लिए। सैनिक और डीमन वुल्व्स लगातार उसके करीब आ रहे थे। उसका पुराना घाव भी फिर से खुल चुका था। एक सैनिक की आवाज गूंजी, आसपास का पूरा इलाका सर्च करो। पेड़ के सहारे बैठे लियोन ने कहा, इतनी जल्दी मेरे पीछे पहुंच गए? एलीट सोल्जर्स की पूरी स्क्वाड? क्या मैं आज यहीं मरने वाला हूं? उसने अपनी आंखें बंद करके बहते हुए घाव को पकड़ लिया। पता नहीं क्यों, अचानक उसे ड्रैगन विंग्स और आसमान में उड़ने का ख्याल आया, और उसने कहा, अभी मुझे उस फीमेल ड्रैगन से थोड़ी जलन हो रही है। एक विंग्ड क्रीचर, वो उड़कर कहीं भी जा सकती है। तभी बारिश की परतों को चीरती हुई एक ठंडी और साफ आवाज उसके कानों तक पहुंची। उस आवाज में हल्की सी शरारत भी थी। तो अब तुम्हें आखिर याद आया कि मैं कितनी अच्छी हूं? लियोन ने अचानक सिर उठाया। उसकी आवाज हैरानी से कांप गई। रोज। सफेद ड्रैगन विंग्स धीरे धीरे मुड़े। अंधेरे में उन पंखों से हल्की सी चमक दिखाई दे रही थी। उसने लंबी सिल्वर वाइट ड्रेस पहन रखी थी। उसके बालों से बारिश की छोटी छोटी बूंदें फिसलकर उसके गालों तक पहुंच रही थीं। वह मजबूती से लियोन और उसके पीछे से आने वाले दुश्मनों के बीच खड़ी थी। वो चांदी जैसे बालों वाली खूबसूरत हसीना चुपचाप उसके सामने खड़ी थी। वो अपने ड्रैगन के पंखों से उसे बारिश से बचा रही थी। वे दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, जैसे वे पहले भी कई बार देख चुके थे। लियोन की बुझती हुई आंखों में उम्मीद की एक लौ फिर से जगमगा उठी। वो बोला, क्या तुम वापस नहीं गई थी? लियोन ने देखा एक हल्की सी कोमल चमक ने जैसे उसके पूरे शरीर को घेर रखा था। उसकी लंबी सिल्वर वाइट ड्रेस के किनारे भीग चुके थे, फिर भी इससे उसकी खूबसूरती जरा भी कम नहीं हुई थी। उसके बालों से पानी की बूंदें नीचे फिसल रही थीं, जो हल्की रोशनी में टूटते हुए तारों की तरह चमक रही थीं। रोज धीरे धीरे लियोन के पास चलकर आई। रोज की नजरें उसके पीले पड़े चेहरे पर पड़ीं। उसकी आंखों में फिक्र साफ झलक रहा था। फिर भी उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, नहीं, मैं कभी गई ही नहीं थी। लियोन अपने सामने खड़ी उस औरत को एकटक देखता रह गया। उसका गला रुंध गया। ऐसा लगा मानो हजारों बातें थीं जो वो कहना चाहता था, और वो सब वहीं अटक गई हों। लेकिन जब आखिरकार उसने अपना मुंह खोला, तो बस उसके मुंह से प्यार से उसका नाम ही निकल पाया, रोज। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि मानो बारिश के शोर में ही कहीं खो गई हो। रोज ने अपना एक हाथ लियोन की तरफ बढ़ाया। उसकी आवाज में एक ऐसी नरमी छिपी थी जिसे चाहकर भी छुपाया नहीं जा सकता था, बिल्कुल वैसी ही जैसे हल्की फुहार किसी के दिल पर चुपचाप गिरती है। वो धीरे से बोली, चलो घर चलें, लियोन। तभी अचानक हम देखते हैं कि एम्पायर के उन पीछा करने वाले सिपाहियों ने दोनों तरफ से उन्हें घेर लिया। कमांडिंग ऑफिसर ने चिल्लाकर कड़े शब्दों में कहा, हमें वो मिल गया है, वो यहीं है, उसे घेर लो, उसे भागने मत देना। तभी अचानक एक खतरनाक दहाड़ ने हवा की खामोशी को चीर दिया। खून की तेज गंध के साथ एक मैजिकल वुल्फ सबसे पहले उन पर झपटा। लेकिन उस ऑफिसर के आदेश खत्म होने से पहले ही रोज ने एक विशाल ड्रैगन का रूप ले लिया। लियोन उसकी पीठ पर आराम से बैठ गया और उसे मजबूती से पकड़ लिया, तो उसने अपने पंख फैलाए और आसमान में चली गईं। वो विशाल सिल्वर ड्रैगन अपने पंख फैलाए हुए हवे में थी। उसकी चांदी जैसी सफेद स्केल बिजली की चमक में एक ठंडी और शानदार चमक छोड़ रही थी। उसके पंखों से उठी तेज हवा ने बारिश को चीर दिया। एक ही पल में पूरे जंगल में उसकी मौजूदगी छा गई। जो सिपाही पल भर पहले इतने अकड़ रहे थे, वे तुरंत पूरी तरह डर गए। उनके पूरे शरीर में तेज थरथराहट हो रही थी। एम्पायर के एक सिपाही ने डर से चीखते हुए कहा, एक ड्रैगन! उसकी आवाज तक कांप रही थी और उसकी आंखें डर से भरी थीं। इससे पहले कि एम्पायर के सिपाही कुछ समझ पाते, वो घने बारिश के बादलों को चीरते हुए अपने पीछा करने वालों को बहुत पीछे छोड़ चुकी थी। लियोन उस सिल्वर ड्रैगन की चौड़ी और गर्म पीठ से टिका था। नीचे तेजी से पीछे छूटते जा रहे जंगल को वो एकटक देखता रहा। उसका दिल बेकाबू होकर धड़क रहा था और वो सोच रहा था, रोज ने अभी अभी कहा था कि वो कभी गई ही नहीं थी। क्या उसने ये सारे दिन ह्यूमन के एरिया में यहीं मेरा इंतजार करते हुए बिताए थे? क्या वो खास तौर पर मेरे लिए यहाँ रुकी थी? जैसे ही ये ख्याल उसके दिमाग में आया, ड्रैगन फॉर्म में रोज की नज़र लियोन से मिली। लियोन ने जिद करते हुए खुद को कुछ और ही यकीन दिलाने की कोशिश की। उसे खुद इस बात का एहसास नहीं हुआ कि वो कितनी साफ तौर से बात से मुकर रहा था। हा हा हा, भला ऐसा कैसे हो सकता है?
वो शायद आसपास ही टहल रही होगी ताकि अपना दिमाग फ्रेश कर सके और रास्ते में इत्तेफाक से मेरा इंतज़ार करने लगी होगी। वैसे भी मैं सिर्फ उसका कैदी हूँ। ऐसा तो है नहीं कि मैं सचमुच उसका पति हूँ। सिवाय इसके कि क्या सच में मेरे दिल में उसके लिए कोई खास जगह है? पति वाली बात उसके मन में आते ही लियोन ने झटके से अपना सिर हिलाया और अपने अंदर उठ रहे जज्बात को दबाने की कोशिश की और मन ही मन सोचा, नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। अगर उसे पता चल गया कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ तो ये बहुत शर्मनाक होगा। शायद मुझे उससे बाद में पूछना चाहिए। लेकिन अगर मैं पूछूंगा तो क्या इससे ये नहीं लगेगा कि मैं कुछ ज्यादा ही परवाह करता हूँ? उसका दिमाग पूरी तरह उलझन में था। एक पल को वो खुश हो रहा था और अगले ही पल वो हर बात से इनकार कर रहा था। उसके उलझे हुए ख्यालों के बीच कई घंटे बीत गए। तेज हवा के साथ बारिश लगातार उसके शरीर को भिगा रही थी। इतनी देर तक ठंडी बारिश में भीगे रहने की वजह से लियोन की उंगलियां सुन्न पड़ चुकी थीं। दर्द बर्दाश्त न होने पर उसके मुंह से एक जोरदार छींक निकल गई, अछू, जो उस सुनसान आसमान में बहुत साफ गूंजी। जैसे ही रोज को उसके हाल का एहसास हुआ, उस सिल्वर ड्रैगन ने अपनी रफ्तार धीरे धीरे कम कर ली। तभी हवा के बीच से ही उसकी आवाज सीधे लियोन के कानों तक पहुंची। हम ऑलरेडी ह्यूमन टेरिटरी को छोड़ चुके हैं, अब वे लोग किसी भी तरह हम तक नहीं पहुंच सकते। चलो नीचे चलते हैं और थोड़ी देर आराम करते हैं। जैसे ही उसने बात खत्म की, वो विशाल सिल्वर ड्रैगन धीरे धीरे एक सुनसान गुफा के मुंह पर सुरक्षित रूप से नीचे उतरने लगी। गुफा का एंट्रेंस हरी भरी लताओं की परतों से छुपा हुआ था, जो हवा और बारिश को मजबूती से बाहर ही रोक रहा था। गुफा के अंदर सूखा और खुला माहौल था, जो कुछ देर आराम करने के लिए एकदम सही जगह थी। रोज ने वापस अपने इंसानी रूप में बदल गई। उसके खूबसूरत चेहरे पर भी अब थोड़ी सी थकान और कमजोरी साफ झलक रही थी। चलो अंदर चलते हैं और थोड़ी देर आराम करते हैं, लियोन ने जवाब दिया। ठीक है, और वे दोनों एक के बाद उस सीलन भरी गुफा के अंदर दाखिल हुए। पत्थरों की दीवारों पर पानी की छोटी छोटी बूंदें जमी हुई थीं। हवा में सीलन और काई की हल्की सी खुशबू घुली हुई थी। जमीन पर सूखी लकड़ियों और पत्तों की एक ढेर बिछी हुई थी। रोज ने अपना हाथ उठाया और अपना मैजिक इस्तेमाल किया। उसकी उंगलियों से एक हल्की बैंगनी रोशनी निकली और जमीन पर पड़ी सूखी लकड़ियों के ढेर पर जा गिरी। पलक झपकते ही एक कैंप फायर जल उठा। उसने मुड़कर लियोन को देखा, जो पूरी तरह भीगा हुआ था और जिसके बालों से अभी भी पानी टपक रहा था। वो दूर कोने में बैठा हुआ था। उसे इतनी दूर बैठे देखकर वो नाराजगी से आग बबूला हो गई। उसकी भौहें हल्की सी तन गईं और उसकी आवाज में फिक्र और नाराजगी दोनों थीं, जिस पर बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी। वो बोली, तुम इतनी देर तक बारिश में रहे हो, आग के पास बैठकर खुद को गर्म करो। लियोन उसकी आवाज से घबराकर बोला, ओह ठीक है। गुफा के अंदर कैंप फायर जल रहा था। उस बंद जगह में लकड़ी के चटकने की ही आवाज आ रही थी। नारंगी लाल आग की रोशनी ने तुरंत उस छोटी सी जगह को रोशन कर दिया। गर्माहट धीरे धीरे उनके चारों तरफ फैल गई। वे दोनों आग के सामने चुपचाप बैठ गए। उनके चारों तरफ एक शांत और हल्का अजीब सा माहौल था। लियोन ने छुपकर कई बार रोज की तरफ देखा। वो नाक सिकोड़े बैठी थी। हर बार जब शब्द कुछ कहने के लिए उसके होंठों तक आते, वो उन्हें वापस निगल जाता। घबराहट में उसका दिल पूरी तरह तेजी से धड़क रहा था। आखिरकार लंबी खामोशी के बाद लियोन उस सवाल को और ज्यादा नहीं दबा पाया, जो पूरे सफर के दौरान उसके दिमाग में घूम रहा था। एक गहरी सांस लेते हुए हिम्मत से रोज की तरफ मुड़ा और उसने धीरे से पूछा, क्या तुम इस पूरे समय वहीं मेरा इंतजार कर रही थी? रोज ने टहनी से आग में पड़ी टहनियों को धीरे से हिलाया। एक टहनी चटकने की आवाज के साथ टूट गई। आग की लपटें झिलमिला उठीं और उसके चेहरे के एक हिस्से पर बेहद कोमल रोशनी पड़ गई। उसकी आवाज शांत थी, जिसमें ज्यादा जज्बात नहीं झलक रहे थे, लेकिन उसने सच्चाई से कहा, शुरू में मैंने सिर्फ 3 दिन तुम्हारा इंतजार करने का सोचा था। जब वो 3 दिन पूरे हो जाते तो तुम वापस आते या नहीं, मैं चली जाती। लियोन का दिल एक पल के लिए रुक गया। जब उसने हिसाब लगाया कि उसे एम्पायर में रुके हुए कितने दिन हो गए, तो वो हैरानी से बोला, लेकिन मुझे एम्पायर में लौटे हुए तो 4-5 दिन हो चुके हैं, है ना? ये सुनकर रोज की उंगलियां हल्की सी मुड़ गईं और उसके गालों पर शर्म के कारण हल्की सी लाली छा गई। रोज शर्माते हुए बोली, मैंने तुम्हारे लिए 2 दिन एक्स्ट्रा इंतजार किया। आग की रोशनी में उसे साफ देखना मुश्किल हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसकी नजरें नाचती हुई लपटों को देख रही हो, या फिर शायद अपने अंदर के जज्बात को छुपाने की कोशिश कर रही हो। उसके कोमल चेहरे को देखकर लियोन का दिल पूरी तरह पिघल गया, लेकिन उसने जल्दी से वो फिक्र जाहिर की जो उसके दिल में चल रही थी। आखिरकार वो अपने लोगों की रानी थीं और पूरे कबीले की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। वो सिर्फ उसके लिए सब कुछ छोड़कर नहीं बैठ सकती थीं। लियोन ने अपना चेहरा हल्का सा घुमाया और संभल कर पूछा, तो फिर अगर मुझे एम्पायर में कुछ और दिन की देर हो जाती तो तुम क्या करती? सिल्वर ड्रैगन क्लेन का क्या होता? रोज में आंखें बंद करके कहा,
जाने से पहले मैंने ऐना से कह दिया था कि मैं तुम्हारे साथ कुछ दिन ट्रैवल कर सकती हूँ और उससे कहा था कि वो हमारी बेटियों का अच्छे से ख्याल रखे। और फिर वो अचानक लियोन की तरफ हल्की सी झुकी और आगे बोली, तो अगर तुम्हें 2 दिन की और देर होती तो मैं 2 दिन और इंतजार करती। अगर तुम्हें 10 दिन की देर होती तो मैं 10 दिन और इंतजार करती। और अगर तुम्हें आधा साल की देर हो जाती। फिर रोज ने धीरे से अपनी आंखें उठाकर उसकी तरफ देखा। उसकी नजरों में एक शरारती मुस्कान छिपी हुई थी। ये सुनकर लियोन चौंक गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जोश में आकर उसने बिना सोचे समझे हैरानी से पूछा, तुम मेरा आधा साल तक इंतजार करती? जैसे ही वो शब्द उसके मुंह से निकले, रोज की आंखें मजे से सिकुड़ गईं। उसके होंठों के कोनों में एक हल्की सी मुस्कान फैल गई। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया और प्यार से लियोन के चेहरे को छूते हुए उसके कानों को सहलाने लगी। उसका छूना इतना हल्का था कि वो किसी गुदगुदी जैसा लग रहा था। वो उस पर जरा भी जोर नहीं डालना चाहती थी। तुम्हें सपना देखना बहुत अच्छे से आता है ना? अचानक वो उसके कान खींचने लगी। लियोन ने नाटक करते हुए दर्द से चीखने का एक्टिंग करने लगा। ओह ओह ओह! और बढ़ा चढ़ाकर ओवर एक्टिंग करने लगा। रोज उस पर चिल्लाते हुए बोली, आखिर तुम खुद को समझते क्या हो कि जिसके लिए ये रानी खुले आसमान के नीचे सोए और इतने दिनों तक इंतजार करे? तुम्हारे लिए इतनी देर इंतजार करना ही पहले से बहुत बड़ा एहसान था। क्या सच में चाहते हो कि मैं अपने पति का इंतजार करते करते पत्थर की मूर्ति बन जाऊं? रोज ने उसके कान को छोड़ा, अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया और हल्का सा नाक से फुंकारते हुए बोली, बेवकूफ। लेकिन उसके गाल लाल पड़ चुके थे और वे लियोन से भी ज्यादा गर्म हो रहे थे। लियोन ने उस कान को सहलाया जिसे उसने मरोड़ा था। उसकी उंगलियों के नीचे वो नरम महसूस हो रहा था और वहां दर्द का नामो निशान तक नहीं था। वो एक पल के लिए सन्न रह गया और फिर उसे समझ आया कि क्या हुआ था। उसके होंठों के कोने छुपकर ऊपर उठ गए और लाख कोशिश करने के बावजूद वो अपनी मुस्कान रोक नहीं पाया। वो बोला, इससे बिल्कुल दर्द नहीं हुआ। जब वो चुपचाप उस पल का मजा ले रहा था, तब रोज अचानक खड़ी हुई। उसने सीधे उसकी तरफ देखा। उसकी भौहें हल्की सी तन गईं। उसने हुक्म देते हुए कहा, इसे उतारो। लियोन तुरंत होश में आया और झटके से पीछे हट गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और उसके दिमाग में तरह तरह के अजीब और जंगली ख्याल आने लगे। वो बोला, तुम क्या करने की सोच रही हो? तभी रोज उसके कपड़े खींचते हुए कहती है, इसे उतार दो ताकि हम आग में तुम्हारे कपड़े सुखा दे, नहीं तो गीले कपड़ों को पहनना बहुत अनकंफर्टेबल होगा। वो बस इस बात से डर रही थी कि गीले कपड़े पहने रहने से उसे सर्दी लग जाएगी और वो बीमार पड़ जाएगा। लेकिन लियोन खुद को अंदर से घबराया हुआ महसूस किए बिना नहीं रह सका। उसका पूरा शरीर तनाव में आ गया और उसने सोचा, फीमेल ड्रैगन्स की भूख कभी नहीं मिटती और हम कई दिनों से एक दूसरे को देखा भी नहीं है। अगर मैंने अपने कपड़े उतार दिए तो ये मामला किसी लंबी और खतरनाक रात की जंग में बदल जाएगा, यानी कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ जाएगा। मुझे अपनी लाइन संभाल कर रखनी होगी। मैं ड्रैगन स्लेइंग आर्मी का पूर्व कैप्टन हूँ। मैं इतनी आसानी से कैसे हार मान सकता हूँ? तभी रोज ने उसके कपड़े खींचते हुए फिर से कहा, जल्दी उतारो इसे। उसने अपनी गर्दन मोड़ ली और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मना करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज में जरा भी दम नहीं था। वो बिल्कुल किसी शर्मीले लड़के की तरह लग रहा था जिसे कोई छेड़ रहा हो। वो रोते हुए बोला, इसकी कोई जरूरत नहीं है ना? मैं ऐसे ही आग के पास इन्हें सुखा सकता हूँ। लेकिन आखिरकार लियोन उस जिद्दी रोज के आगे टिक नहीं पाया। उसकी आंखों में ऐसा पक्का इरादा था कि बहस करने की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। उसके तेवर से साफ लग रहा था कि अगर उसने खुद कपड़े नहीं उतारे तो वो खुद ही उतार देगी। आखिरकार उसने मजबूरी में अपना पानी से पूरी तरह भीगा हुआ कोट उतार दिया और रोज उसे कैंप फायर की आग में सुखाने लगी। अब उसके शरीर पर सिर्फ एक पतली सी इनर वेयर बची थी। वो अपने कंधे सिकोड़कर कैंप फायर से थोड़ी दूर दुबक कर बैठ गया। उसका चेहरा मायूसी से भरा हुआ था और वो मन ही मन सोचने लगा, डैम इट, मैं हार गया। फिर रोज की तरफ देखते हुए सोचा, मास्टर, क्या इसी को हैंडपैक्ड अपनी बीवी के कंट्रोल में होना कहते हैं? लियोन के दिमाग में पुराने दिनों की यादें झटके से घूमने लगीं। जब वो ड्रैगन स्लेइंग आर्मी के कैंप में था, तब वो कभी समझ नहीं पाया था कि उसके मास्टर अपनी पत्नी की सख्त निगरानी में इतने साल कैसे गुजार देते थे। उन्हें छुपकर सिगरेट पीनी पड़ती थी, घर देर से आने पर रिपोर्ट देनी पड़ती थी और हर कदम पर पाबंदियों में जीना पड़ता था, बिना किसी आज़ादी के। फिर भी जाने क्यों, वो हर दिन बहुत खुशी के साथ जीता था। लियोन को याद आया कि कैंप में जब उसकी पत्नी मास्टर को सिगरेट छुपाते हुए पकड़ लेती थी तो वे कभी गुस्सा नहीं होते थे। वे बस मुस्कुरा देते थे और इसे अपना सौभाग्य कहते थे। यहाँ तक कि एक सिगरेट पीने के लिए भी इजाज़त लेनी पड़ती थी, फिर भी वे हमेशा चेहरे पर एक खुशनुमा मुस्कान लिए रहते थे। उस समय लियोन और उसके टीममेट्स मिलकर अपने मास्टर का मजाक उड़ाया करते थे कि वे बहुत कमज़ोर दिल के हैं, लेकिन उनके मास्टर बस मुस्कुरा देते थे और ऐसी बात कहते थे जिसे लियोन तब समझ नहीं पाया था। अपनी पत्नी के अनुशासन में रहना जिंदगी की एक अलग ही तरह की खुशी है। जब तुम बड़े होगे बेटा,
तब समझोगे। अब जब लियोन चुपचाप अपने पास बैठी रोज को देख रहा था, जो आग के पास सूख रहे उसके कोट को पलटने के लिए आगे बढ़ रही थी, तो आग की गर्म रोशनी उसके चेहरे के एक हिस्से पर खूबसूरती से पड़ रही थी। उसकी लंबी पलकें उसकी आंखों के नीचे हल्की सी परछाइयां डाल रही थीं, जो पलक झपकते ही प्यार से कांप जाती थीं। गुफा के बाहर बारिश की हल्की फुहारें गिर रही थीं, जबकि कैंप फायर ने पूरी गुफा को गर्माहट से भर दिया था। वो इंसान जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था, बिल्कुल उसके पास बैठा था, और हवा में भी एक सुकून और सुरक्षा का एहसास था। जैसे जैसे लियोन उसे देखता रहा, उसके होंठों के कोने अनजाने में एक प्यारी सी मुस्कान में मुड़ गए। उसका दिल नरम और गर्म महसूस हो रहा था, और वो अंदर तक एक ऐसी गर्मी से भर गया था जो पास जल रही आग से भी कहीं ज्यादा तेज थी। आखिरकार वो अपने मास्टर के शब्दों का असली मतलब पूरी तरह समझ गया था। अगर मास्टर इस तरह की खुशी की बात कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि मैं अब सचमुच इसे समझ गया हूँ। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक सब्सक्राइब मेरी मेहनत को बहुत बड़ा सपोर्ट देगा। आपका सपोर्ट ही मेरा मोटिवेशन है, जो मुझे हर हफ्ते आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। सब्सक्राइब करके ही जाएं।